डेम अगाथा क्रिस्टी की किताबें अक्सर विलियम शेक्सपियर की रचनाओं और बाइबल के बाद सभी समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली रचनाओं की सूची में शामिल की जाती हैं। एक मामूली पहेली निर्माता और लेखिका जिसने खुद को लोब्रो कहा, उसने 20वीं सदी के रहस्य उपन्यास के लिए एक टेम्पलेट कैसे बनाया और अपने जीवनकाल में दुनिया भर में प्रसिद्धि कैसे हासिल की। उसने अपनी प्रतिष्ठा क्यों बनाए रखी है जबकि दुनिया उसकी मृत्यु के 45 साल बाद भी उसके कामों को व्यापक रूप से पढ़ती है। लॉरा थॉम्पसन द्वारा लिखित अगाथा क्रिस्टी ए मिस्टीरियस लाइफ अगाथा के जीवन के रहस्य की जांच करते हुए कुछ सुराग प्रदान करती है। थॉम्पसन ने पुस्तक में पारंपरिक जीवनी संबंधी विवरणों की तुलना में अगाथा क्रिस्टी की मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है तथा उनकी रचनाओं का सराहनीय रूप से गहन और विश्वसनीय पाठ प्रस्तुत किया है। साथ ही 1926 में 11 दिनों के लिए अगाथा के बहुचर्चित लापता होने की अपनी स्वयं की व्याख्या भी प्रस्तुत की है। उन्होंने इंग्लैंड के डेवॉन के टोरक्वे में स्थित उनके प्रिय घर एशफील्ड में बचपन में अगाथा की कल्पना के लिए आधार स्थापित किया है। अगाथा मिलर का जन्म 1890 में हुआ था और वे बहुत ही खुशमिजाज बच्चे के रूप में बड़ी हुईं। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली। अपने परिवार में सबसे छोटी बहन के रूप में वे समुद्र के किनारे एक संरक्षित मध्यम वर्गीय जीवन में एक अकेली संतान की तरह पली बढ़ीं। अपने माता पिता और अपने उपन्यासों में वर्णित योग्य सम्मानित नौकरों से घिरी हुई अपने जीवन के बारे में सपने देखने और कल्पना करने के लिए स्वतंत्र थीं। अपने जीवन के पहले 12 वर्षों में उसने अपने पिता फ्रेडरिक की दिल के दौरे से मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल को सहने के लिए गर्मजोशी और स्थिरता प्रदान की। उसकी मां क्लारा को ये तय करना था कि अगाथा के साथ क्या करना है क्योंकि उन्हें अनिश्चित वित्तीय संकटों और एशफील्ड की संभावित बिक्री का सामना करना पड़ा। अगाथा पेरिस में एक पेंशनेट एक तरह के फिनिशग स्कूल में चली गई। कुछ समय के लिए गायन को एक पेशे के रूप में विचार किया और फिर अपनी मां के साथ एक नवोदित के रूप में काहिरा चली गई क्योंकि विदेश में खुलकर सामने आना बहुत कम खर्चीला था। जब 1912 में अगाथा की मुलाकात आर्चीबाल्ड क्रिस्टी से हुई तो उसका भाग्य तय हो गया था। एक गरीब पायलट, दुबला पतला, एकनिष्ठ और आकर्षक, उसने उसके प्यार और उसकी कल्पना दोनों को उत्तेजित किया। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उसके व्यक्तित्व की पहेली को सुलझा सकती है जो उसके स्वभाव की विशेषता थी। जैसा कि थॉम्पसन बताते हैं, अगाथा को वास्तविक जीवन में रहस्यों की तह तक नहीं जाना पसंद था। जब आर्ची प्रथम विश्व युद्ध में गई तो उनकी सगाई हो गई। वो एक स्वैच्छिक सहायता टुकड़ी VAD में शामिल हो गई जहां वह एक प्रशिक्षु नर्स के रूप में काम करती थी जो दवाइयां बांटती थी। यहाँ अगाथा को उन जहरों की प्रकृति के बारे में पता चला जिनका इस्तेमाल उसने अपने बाद के कामों में उदारतापूर्वक किया जबकि वह आर्ची के घर आने का इंतजार कर रही थी। इस समय अगाथा एक रोमांटिक युवती थी जो विचारों से भरी हुई थी लेकिन साथ ही अपने आसपास की बातचीत में संवाद के लिए भी खुली थी। कहानी की समझ के साथ साथ उसके पात्रों की आवाज़ों में उसकी अचेतन तल्लीनता भी जुड़ी हुई थी। उनकी सत्यता ने उसके कथानक को सार प्रदान किया और उनके प्रकारों और मानवता के लिए न्यूनतम लेकिन प्रभावशाली सुराग दिए। शादी के बाद वह और आर्ची एक साथ जीवन जीने लगे, लंदन में रहने लगे और 1 साल के लिए दुनिया भर में भूतपूर्व और वर्तमान ब्रिटिश उपनिवेशों की यात्रा की जब आर्ची को ऐसा करने के लिए एक सीमित नौकरी मिली। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की उनकी यात्राओं ने यात्रा के प्रति उनके प्यार को बढ़ाया। अगाथा ने हमेशा रूढ़िवादी ब्रिटिश जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जो कभी कभी उनके पात्रों की आवाज़ में उभर कर आता है, ब्रिटिश सबसे अच्छा है या ब्रिटिश मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसे पात्र उसके कई पाठकों का प्रतिनिधित्व करते थे और उसके प्रशंसक बहुत बड़े तंबू के नीचे आते हैं। वो अक्सर उपरोक्त पात्रों को ज़ेनोफोबिक या हरक्यूल पोयरोट के द्वारा आसानी से लिया जाने वाला दिखाती है, उदाहरण के लिए जो ऐसे कट्टरपंथियों को कम गंभीरता से लेने या उस पर भरोसा करने के लिए अपनी फ्रांसीसी विदेशी छवि पर डायल करता है। वे ये भी याद नहीं कर सकते कि वो फ्रांसीसी नहीं बेल्जियम है। आखिर फ़र्क क्या है? इसलिए अगाथा के रवैये का पता लगाना हमेशा मुश्किल होता है। कभी कभी उसके चरित्र लोगों के होते हैं
लेकिन बाहरी व्यक्ति भी प्रमुखता से दिखाई देता है और वे कभी कभी एक ही होते हैं। ये कई मायनों में उसकी चिरस्थायी लोकप्रियता का एक रहस्य है। हम में से बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं जैसे हम हैं और कभी ऐसा महसूस नहीं करते कि हम हैं। जब वो और आर्ची अपनी यात्रा से वापस लौटे तो अगाथा ने अपनी बड़ी बहन मैज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रहस्य लिखना शुरू कर दिया, जिसने एक नाटक लिखा था जिसे लंदन में प्रदर्शित किया जा रहा था। उनकी पहली रहस्य कथा और हरक्यूल पोयरोट की पहली किताब द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स एक चतुराई से रची गई किताब थी, जिसने आखिरकार उन्हें एक जासूसी कथा लेखक के रूप में प्रकाशित किया, जबकि रहस्यों के इतिहास में शायद शर्लक होम्स या उनकी खुद की मिस मार्पल के अलावा सबसे प्रसिद्ध जासूस की रचना की। मिस मार्पल पहली बार 7 साल बाद लघु कथाओं की एक किताब द 13 प्रॉब्लम्स में दिखाई दी। अगाथा और आर्ची की एक बेटी थी, रोजलिंड, और वे लंदन के पास एक गोल्फिंग समुदाय सनिंगरेल में चले गए। वे अपने पहले रहस्य उपन्यास में घर के नाम पर स्टाइल्स नामक एक घर पर बंधक प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि 1926 में आर्ची ने अगाथा को एक अल्टीमेटम के बराबर पेश किया, जिसमें कहा गया कि उसे एक और महिला नैन्सी नीले से प्यार हो गया है और वह तलाक चाहता है। उसने अपनी प्यारी मां की मृत्यु के तुरंत बाद ऐसा किया, जबकि अगाथा बहुत दुखी थी। बढ़ती दूरी के बावजूद अगाथा अभी भी रोमांटिक थी और अपने पति से प्यार करती थी। वह तबाह हो गई थी। थॉम्पसन की जीवनी के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक शायद यह है कि वह अगाथा की यात्रा की कल्पना करती है, जब वह अपनी बेटी को एक भरोसेमंद नौकर के हाथों में छोड़ती है। सदमे की स्थिति में वह अपनी कार को खदान में ले जाती है। उस समय अगाथा अपने पति और जनता के बीच गायब हो जाती है। थॉम्पसन आत्महत्या के कगार पर अगाथा की कल्पना करते हैं। आखिरकार आर्ची का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक उलझन भरे प्रयास में गायब होने का फैसला करती है। वह अगाथा की हताश भावनाओं और कार्यों को प्रस्तुत करती है, जब वह अपनी पहचान से अलग हो जाती है, श्रीमती टेरेसा नीले होने का नाटक करती है। संक्षेप में, अगाथा ने तनाव के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक अलग व्यक्तित्व अपनाया। श्रीमती नीले दक्षिण अफ्रीका से एक विधवा के रूप में उत्तरी इंग्लैंड में हैरोगेट हाइड्रो स्पा की यात्रा करती हैं, जो आर्ची क्रिस्टी की भावी पत्नी का अंतिम नाम रखती हैं। इस बीच दुनिया लेखिका अगाथा क्रिस्टी की तलाश कर रही थी, जिससे उनकी बदनामी बढ़ गई। एक निजी व्यक्ति के रूप में उन्हें अपने द्वारा किए गए घोटाले का पछतावा था। उनके कई रहस्यपूर्ण किरदारों ने भेष बदल लिया या दूसरे नाम ले लिए। इस संबंध में उनके लेखन में उनका जीवन भी शामिल था। सुश्री क्रिस्टी ने आत्महत्या के बजाय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी पीड़ा से बचने का फैसला किया और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए एक अस्थायी व्यक्तित्व का निर्माण किया। थॉम्पसन ने अगाथा के लापता होने पर पहले दिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अपने शोध से वह मानती है कि अगाथा का उद्देश्य आर्ची को उनके विवाह में वापस लौटने के लिए झकझोरना था। वह तलाक के विचार से नफरत करती थी और उसने रोजालिंड की खातिर आर्ची से रहने की भीख मांगी थी। जाने के तुरंत बाद उसने आर्ची के भाई कैंपबेल क्रिस्टी को एक पत्र भेजा, जिसमें उसे बताया गया था कि वह कहाँ है, लेकिन जब कैंपबेल को ये समय पर नहीं मिला तो ये पत्र गलत हो गया। जब यह अंततः पहुंचा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए अगाथा बस स्पा में ही रही, स्तब्ध, अपने लापता होने को अखबारों की चर्चा और सार्वजनिक संबंधों का दुर्स्वप्न बनते हुए देखना। जब आर्ची ने आखिरकार उसे पाया तो उन दोनों ने बहाना बनाने के लिए बहाना बनाया कि उसे भूलने की बीमारी है। जनता, जिसे अब तक उसके लापता होने की जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था, को इस विवरण पर विश्वास करने में स्वाभाविक रूप से कठिनाई हुई। इस तरह थॉम्पसन ने अगाथा के गायब होने के भावनात्मक कारणों का वर्णन किया है और तलाक से पहले हमेशा आदर्शवादी रोमांटिक अगाथा और उस उथल-पुथल से बची हुई क्षतिग्रस्त, अधिक सतर्क महिला के बीच के अंतर का वर्णन किया है। पुरातत्वविद मैक्स मैलोवन से उनकी दूसरी शादी, हालांकि बहुत खुशहाल बताई गई, लेकिन सुरक्षित थी। वे बेतहाशा प्यार करने वाले लोगों के बजाय अच्छे दोस्त थे। हालांकि अगाथा को शादी में सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका पति,
जो उससे 13 साल छोटा था, उसके साथ न रहे। अकेले रहना और दूसरी महिलाओं के साथ झगड़ों में पड़ना। वो उसके साथ इराक और मध्य पूर्व के कई अन्य स्थानों पर अभियान पर गई ताकि उसका साथ दे सके और लिख सके। इस तरह उसकी बेटी को ध्यान की कमी का सामना करना पड़ा। अगाथा एक प्यारी बेटी और पत्नी थी, लेकिन एक अधिक जटिल माँ थी, जो अपनी प्यारी माँ क्लारा की तुलना में अपनी व्यावहारिक, निराशावादी बेटी से कम जुड़ी थी। क्लारा की मृत्यु तक और उसके बाद भी वह एक माँ की तुलना में एक बेटी होने के लिए अधिक इच्छुक रही। लॉरा थॉम्पसन ने अपनी पुस्तक अगाथा क्रिस्टी एंड द 11 मिसिंग डेज में जेरेड कैड के विपरीत अगाथा की मानसिकता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने में काफी समय बिताया है। वो एक एक करके उनके तर्कों और दावों का खंडन करती है, विशेष रूप से अगाथा के गायब होने के उद्देश्यों और उसके द्वारा ऐसा करने के तरीके के बारे में उनके कुछ दावों का। वह अगाथा की दोस्त की बेटी जूडिथ गार्डनर से प्राप्त जानकारी के उनके दावों का भी खंडन करती है, उन्हें झूठा कहती है। उदाहरण के लिए, वह बताती है कि ऐसे दावों के अलावा कोई सबूत नहीं है कि मैक्स मेलोवन ने जीवन के बाद के वर्षों में प्रेम संबंधों में लिप्त रहे, उदाहरण के लिए सहकर्मी बाबरा पाकर के साथ। कुछ समय पहले कैड की किताब पढ़ने के बाद, मैं देख सकता हूं कि उन्होंने अगाथा के जीवन को किस तरह से अलग तरीके से पेश किया। कैड ने कालानुक्रमिक घटनाओं और अगाथा के अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उसके जीवन भर के कई दोस्त भी शामिल थे। थॉम्पसन ने अगाथा के अपने करीबी परिवार और पतियों के साथ संबंधों के बारे में भी बात की, लेकिन बचपन से लेकर उसके व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विकास पर बहुत विस्तार से चर्चा की। वह आसानी से दिखाती है कि कैसे अगाथा ने अपने उपन्यासों में मैरी वेस्टमैकॉट के नाम से निजी विवरण और रोमांटिक, अकथनीय व्यवहार को बहुत अधिक प्रकट किया, जितना कि उसने कभी भी कसकर निर्मित, अधिक अलग जासूसी उपन्यासों में नहीं किया, जिसने उसे दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। थॉम्पसन ने अगाथा के अपनी बहन, मैज और कई दोस्तों के साथ मजबूत रिश्तों को ज्यादातर नज़रअंदाज किया है, जिसमें निम कोन भी शामिल है, जो जेरेड कैड की किताब में प्रमुखता से शामिल है। वो हमेशा उन्हें नकारती नहीं है, लेकिन वे शायद ही कभी प्रमुखता से शामिल होते हैं। कौन सा जीवनीकार सही है? किसी भी मामले में थॉम्पसन की चूक शायद इस अन्यथा बहुत सार्थक विवरण में एक कमजोरी है। कैड के अपने जीवन के संस्करण में अगाथा कई लोगों के लिए एक अच्छी, उदार दोस्त लगती थी। इस जीवनी को पढ़ने से पहले मैंने महामारी से बचने के लिए मार्च में अगाथा की रहस्यमयी कहानियों को फिर से पढ़ना शुरू किया। कभी कभी जब मुझे पढ़ने में सुकून की ज़रूरत होती है, तो मैं उसे फिर से पढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है बातचीत को चित्रित करने का उनका तरीका, खासकर उनके रूखे, कभी कभी सीधे और कभी कभी हास्य की भावना के साथ। वह सड़क पर रहने वाले व्यक्ति, अच्छे नौकर, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्य, परिवार के बेकार लोगों और यहाँ तक कि उच्च वर्ग की आवाज़ को भी पूरी तरह से पकड़ लेती है। थॉम्पसन और कैड दोनों कभी कभी यह नोट करने में विफल हो जाते हैं कि परिणामस्वरूप उनका लेखन कितना जीवंत है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुश्री क्रिस्टी कभी कभी राष्ट्रीय या नस्लीय प्रकारों को चित्रित करने में बुरी तरह से डगमगा जाती हैं। उनके कुछ पात्रों को अब नस्लवादी स्टीरियोटाइप के रूप में देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, लैटिन प्रकार, या यहूदी प्रकार, या पूर्वी यूरोपीय शरणार्थी प्रकार के लोगों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने और स्टीरियोटाइप करने की उनकी दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति थी। उनके सभी लेखन में भी गुणवत्ता का एक ही स्तर नहीं है। उनके पास कुछ मूर्खतापूर्ण शुरुआती जासूसी लेखन है, जैसे उपन्यास द बिग फोर जिसने आथा कॉनन डॉयल के शेरलॉकियन मेलोड्रामा की नकल की। अन्य उपन्यास, जासूसी शैली के भीतर भी, परिष्कृत रोमांटिक तड़प, लोगों की हताशा और मानवीय भावना के भीतर जटिलताओं को दर्शाते हैं। तो फिर लॉरा थॉम्पसन की जीवनी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम अभी भी उस व्यक्ति पर ध्यान क्यों देते हैं जिसने व्यापक ब्रश स्ट्रोक में ऐसे चित्रण किए हैं जो कभी कभी समकालीन कानों को बेहद आक्रामक लगते हैं? एक जवाब यह है कि अगाथा इस तरह की रूढ़िबद्ध छवियां बनाने में असंगत और जानबूझकर अविश्वसनीय है। वो कभी कभी ऐसी छवियों को कम करके दिखाती है कि उसके पात्रों में से एक भूमिका निभा रहा है, जिससे उनके आसपास के लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं।
इसलिए एक पाठक हमेशा उसकी आकस्मिक कट्टरता पर भरोसा नहीं कर सकता। जब तक मिस मार्पल, पोयरोट या उसके अन्य पात्र अपराध को सुलझा नहीं लेते, तब तक वो हमें हमेशा चौकन्ना रखती है। मिस मार्पल खुद आम तौर पर कानून प्रवर्तन और अन्य प्रमुख पात्रों को गलत तरीके से समझने और उसे एक वृद्ध, अविवाहित महिला के रूप में कम आंकने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अगाथा अपने पुलिस जासूसों और अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित उम्रवाद को भी कम करती है, जो मिस मार्पल की मानसिक तीक्ष्णता को कम आंकते हैं। अगाथा क्रिस्टी की लोकप्रियता बनी हुई है क्योंकि मनुष्य अव्यवस्थित है और जीवन साफ सुथरे अंत से नहीं जुड़ता। निश्चित रूप से उसका अपना अंत नहीं था। उसने अपने पूरे जीवन में आर्ची क्रिस्टी के लिए प्यार बनाए रखा, उसके सभी पत्रों को एक ब्रीफकेस में ईमानदारी से रखा, साथ ही अपने पति मैक्स मेलोवन से प्यार किया और आर्ची को अन्य तरीकों से अपने पीछे रखा। दूसरी ओर, उसके रहस्यों में हत्यारे सीमित प्रेरणाएं दिखाते हैं। केवल कुछ लोगों के पास अपने अपराध करने की प्रेरणा और परिस्थितियां दोनों होती हैं। वास्तविक जीवन के विपरीत, उसके अधिकांश हत्यारों को वह मिलता है जिसके वे हकदार हैं। उसके कथानक सरल पहेलियां हैं और दुनिया को पहेलियां पसंद हैं। उसके ब्रह्मांड में स्पष्ट रूप से धार्मिकता और दुष्टता का मिश्रण है। हम उसके पात्रों को भी पसंद करते हैं, उनका परिचित होना, लेकिन साथ ही जिस तरह से उनमें से किसी को भी अपरिचित बनाया जा सकता है। उसकी मासूम दिखने वाली जासूस मिस मार्पल, गुलाबी गालों वाली एक शराबी बूढ़ी महिला, बुराई में अटूट विश्वास करती है। वह और हरक्यूल पोयरोट भी मानव स्वभाव के भीतर पैटर्न को पहचानते हैं, न कि ऐसे पैटर्न को ढकने वाले मुखौटे को। वे या अन्य समस्या समाधानकर्ता एक से अधिक मासूम दिखने वाले संदिग्धों के जीवन में व्याप्त पहचान योग्य अनैतिकता, ठंडी गणना या हताशा को उजागर करते हैं। इसलिए कार्डबोर्ड कटआउट के रूप में उसके पात्रों पर ध्यान केंद्रित करना एक गलती है, भले ही वह कुछ समान ट्रॉप्स को फिर से इस्तेमाल करती है। वफादार नौकर, फेम फैटल, शुष्क, सावधान वकील, महिला साथी। उनकी सादगी भ्रामक है और कभी कभी उनके टेलीविज़न संस्करणों द्वारा खराब तरीके से पेश की जाती है। अगाथा भी वास्तविक चरित्र चित्रण का निर्माण करती है, हालांकि सीमित, आंतरिक मोनोलॉग की तुलना में उनकी बातचीत के माध्यम से, लेकिन वे कम पहचानने योग्य नहीं हैं और कभी कभी परिणामस्वरूप अधिक आसानी से पचने योग्य होते हैं। जैसा कि लॉरा थॉम्पसन बताती हैं, एक विपुल और विविध लेखिका के रूप में अपने उल्लेखनीय करियर के बावजूद, अगाथा क्रिस्टी का अपना जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। उसके जटिल रिश्ते थे और उसने ऐसे रास्ते अपनाए जो वह कभी पूरा नहीं कर पाई। अगाथा जानती थी कि ग्रे रंग सामान्य है। अपने जासूसी उपन्यासों में वह उस ज्ञान को आसुत करती है, इसे सरल बनाती है और हाथ की सफाई का उपयोग करते हुए हमें बाद में दिखाती है कि उसने जादू की चाल कैसे की। कथानक को समेटने और अपराधियों को दंडित करने में वह परोक्ष संतुष्टि और रेचन, भ्रामक सरलता और एक नैतिक निश्चितता प्रदान करती है जो हम में से अधिकांश वास्तविक जीवन में नहीं जानते हैं। अंत में यह कोई रहस्य नहीं है कि मानव स्वभाव के बारे में उसका ज्ञान और इसके पहलुओं को इतनी चतुराई से व्यवस्थित करने का तरीका उसकी निरंतर और अच्छी तरह से योग्य सफलता की कुंजी है।